দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। রিয়া স্ক্রিনটা শেয়ার হয়েছে তোমার কাছে? আমার মধ্যে আসছে তো? হ্যালো? ঠিক আছে। আমি তো বুঝলাম না, আমি ভাবলাম তোমরা যেমন অনেক সময় চলে যাও, শুধু তোমাদের এইগুলো থাকে, আমি ভেবেছি ওটাই আমার, যেটা করাবার আমি করেই চলে গেছি। কখন থেকে আমার আওয়াজ আসছে? ওই ক্লাস না তোমরা? ও, আমি ভেবেছি তোমরা যেমন মাঝে মাঝে চলে যাও, দেখা যায়, আমি যে তাহলে শুরু করেছি যখন শেষ করে দিই, তারপরে দেখলাম আমাকে জিৎ ব্যানার্জি হ্যাঁ, আমাকে বলছে আমরা বসে আছি, আমি যে আমি বারবার বলছি আমি তাহলে রেখে দিচ্ছি, দেখছি কেউ কিছু বলছে না, আমি বলছি তাহলে সবাই চলে গেছে, শুধুই দেখা যাচ্ছে, আমি লিভ করে দিয়েছি। হ্যাঁ, চারটে দেখাচ্ছে তোমার, তন্ময়ের আর জিতের আর ওই তো এন্ডের দিকে, 1:20-25 বাজে বোধহয় তখন। ও, তাই হ্যাঁ ম্যাম, রেকর্ডিং হচ্ছে। হচ্ছে তো হচ্ছে। রিচার্জ শেষ হয়ে গেছে, আমি শুধু শুধুই বকে, ঠিক আছে বেশি বকে দিনই ভাগ্যিস, এটা না পরের দিন রিপিট করে দেবে। তাই বলছি কি করলে, একটু আগে সবার আওয়াজ আসছে, নেটওয়ার্ক ইস্যু, তো কেউ তো বললো না নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে বলে। বুঝতে পারছি। ठीक है चलो। ठीक है, देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स का समझेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले हम लोग कंसेप्चुअली चीज को समझ लेते हैं, ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनल। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने पे हम लोग पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है। तो कोई भी एंटिटी दो तरीके का हो सकता है, ठीक है, कोई एंटिटी वो दो तरीके का हो सकता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग या तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। हर एक एंटिटी जो है वो क्या बेच सकता है, या तो सर्विस बेचता है, कोई भी बिजनेस है दो चीज, या तो गुड्स बेचता है या तो सर्विस बेचता है, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो एंटिटी है उसको हम लोग, उसमें मेन क्या होते हैं, इसमें जैसे होते हैं मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इसके केस में ट्रेडर, ठीक है, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग है वो ट्रेडर होते हैं। अच्छा, अब फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, बोल सकते हो फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं हम लोग? हाँ, बिजनेस का क्या पता करना है कि भाई बिजनेस तो कर रहे हैं, बट हम मेन क्या है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये पता करने के लिए अगर हमें कुछ रेडी करना है वो क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैन्युफैक्चरर अगर कोई है तो फिर क्या क्या अकाउंट्स बनेगा, बोलो, सभी ने तो फाइनल अकाउंट्स थोड़ा बहुत पढ़ा ही है, थोड़ा बहुत क्या पढ़ा ही होगा 11 में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या क्या मतलब फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हो मेनली, वही तो जो बोल रही, बैलेंस शीट। अब मैन्युफैक्चरर में एक एक्स्ट्रा चीज होता है, वो क्या है, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो ट्रेडर भी बनाएगा, मैन्युफैक्चरर भी बनाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाता है, वो क्या है?
बोलो बोलो। हाँ? इसी नाम से जुड़ा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग नाम से। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है। वहां उस अकाउंट में हमें क्या मिलता है, ठीक है पूछ लेते हैं, पहले लिख लेते हैं एक बार। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, उसके बाद जैसे लिख रहे वैसे ही सीक्वेंस में बनता है। उसके बाद क्या बनता है, ट्रेडिंग, फिर उसके बाद बनता है पीएल। जबकि आज के डेट पे तो ट्रेडिंग पीएल हम लोग का एक साथ ही बनता है, ठीक है। मतलब अलग अलग तो बनाते नहीं हो, पहले कभी अलग अलग बनता था, इसलिए मैंने बोला। तुम लोगों ने शायद नहीं बनाया होगा कभी अलग अलग, एक ही साथ बनाया होगा। और ट्रेडर फिर क्या क्या बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, पीएल अकाउंट बनाएगा और बैलेंस शीट। तो ये सब मिला के ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, इसी को तो तुम लोग बोलते हो क्या है, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो इस केस में इसका फाइनल अकाउंट्स का मतलब ये सब मिला के इसका क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स। अब इसका एक एक्स्ट्रा क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये गुड्स बना के बेचता है, ठीक है। गुड्स का ही बात करेंगे, नॉर्मली सर्विस वाला क्वेश्चन हम लोग का होगा नहीं, ठीक है। तो ये गुड्स बना के बेचता है, तो उसका तो एक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेडर क्या करता है, किसी और से गुड्स खरीदता है, फिर उसमें प्रॉफिट लगा के बेच देता है। और ये जो है खुद से गुड्स बनाता है, फिर उसमें प्रॉफिट लगा के बेचता है। तो देखो बेचने पे, प्रोडक्ट बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके लिए कौन सा अकाउंट रेस्पॉन्ड, तो ये तो दोनों को ही चाहिए, ठीक है। चाहे खुद से बना के बेचो या किसी से खरीद के बेचो, प्रॉफिट पता करना है तो कौन सा अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग। इसमें कौन सा प्रॉफिट पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या प्रॉफिट, गुड्स बेच के जो प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद ये जो पीएल बनता है, इसमें क्या प्रॉफिट आता है, इसका मतलब नेट प्रॉफिट का क्या डिफरेंस। हाँ, ठीक है। मतलब ये प्रॉफिट क्या बताता है हमें, मतलब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है गुड्स बेच के जो प्रॉफिट कमाए। जैसे मैंने मान लो अगर हम ट्रेडर है, ये वाला मैंने 100 रुपए में खरीदा, 105 में बेच दिया, तो 5 रुपए का प्रॉफिट इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन फिर नेट प्रॉफिट का मतलब कौन सा प्रॉफिट है, मतलब हाँ, मतलब ये बोलो कि गुड्स बेच के जो प्रॉफिट हुआ, वो पूरा पैसा लेके कोई भी घर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको बिजनेस करने के लिए खाली स्टॉक खरीदना और बेचने का काम थोड़ी है। बाकी बिजनेस का तो अदर एक्सपेंसेस भी होता है ना, जैसे कि किसी को सैलरी दे रहे हो, ठीक है, कोई रेंट पे कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस, वाटर का चार्जेस, जो भी पीएल में लिखते हो, कोई पानी, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट का चार्जेस, ठीक है। अच्छा, और हाँ वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हाँ वो सब तो ड्रॉइंग्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मतलब मार्केटिंग का खर्चा। अगर 2 लाइन में बोले तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग का खर्चा, और एक हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड खर्चा। ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी रेंट वगैरह बोल रही है, ये सब सैलरी, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ठीक है। तो ये सब खर्चा देने के बाद ही ना कोई प्रॉफिट लेके घर जा सकता है। गुड्स बेच के मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ये थोड़ी ना मेरे पॉकेट में पूरा रहेगा, क्योंकि बिजनेस तो, बिजनेस चाहे किसका कितना भी छोटा सा क्यों ना हो, उसके लिए तो उसको कुछ खर्चा करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला खर्चा। तो फिर वो पीएल में जो दिखता है, देखोगे जीपी ट्रांसफर करके लेते हो ना, तो जीपी ट्रांसफर करने से गुड्स को बेच के जो प्रॉफिट कमाया, उससे बाकी सारे खर्चे को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और इनकम साइड भी होता है, वो भी बताएंगे क्या इनकम होता है। तो खर्चे को माइनस करके अब जो प्रॉफिट घर लेके जा सकते हो, क्यों बोल रहे घर लेके जा सकते हो, उसी को तो कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ही तो घर लेके जा सकते, मतलब घर लेके जाने का मतलब उसको री इन्वेस्ट कर दे रहे हो, उसमें एड ऑन। घर लेके जाने से ड्रॉइंग्स हो जाएगा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लेके जा रहे हो या पूरा लेके जाओ, उसको तब ड्रॉइंग्स बोल देंगे। लेकिन वो प्रॉफिट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैपिटल में ऐड करने का मतलब ओनर्स का हो गया ना, वही तो ओनर्स का हुआ। जीपी को थोड़ी कैपिटल में ऐड कर सकते हो, अगर करते तो वही ओनर का हो जाता, वो तो ओनर का है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने का मतलब थोड़ी ना प्रोडक्ट बेच दिया सारा प्रॉफिट मिला, तब तो बहुत आसान होता करना, ठीक है। ऐसा नहीं है। और बैलेंस शीट में क्या दिखता है, एसेट लायबिलिटीज की, बिजनेस का कितना एसेट है कितना लायबिलिटी। तो फिर ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम लोग जो बनाते हैं उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं, जैसे ट्रेडिंग में तो लिखते हैं कि इतने का गुड्स खरीदा, इतने में बेचा, इतने का प्रॉफिट, वही तो लिखते हो।
हाँ तो हाँ वो सब तो लिखते हैं, तो उसमें निकल के क्या आता है, जैसे इसमें जीपी निकल के आता है, इसमें एनपी निकल के आता है, ठीक है, तो उसमें क्या नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल सकते। इसमें तो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। अब करोगे क्या, गुड्स बना के बेचते हो, मान लो ऐसा बॉटल बना के बेचते हो, ठीक है, तो ये सब बॉटल का बना के क्या खर्चा हुआ उसको लिखोगे, तो उसको क्या, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब जो गुड्स बनाया उसका कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब जो खर्चा लगा, ठीक है, ये जो भी मान लो ये 1000 पीसेस बनाए, तो ये 1000 पीसेस बॉटल बनाने का जो खर्चा है वो हमें कहाँ दिखता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब उसको हम लोग ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, मान लो ये बनाने का खर्चा हुआ हम लोगों का 1000 पीसेस बनाने का खर्चा हुआ, मान लो 700 रुपए करके कितना हो जाएगा, 7 लाख या 70 हजार, ठीक है 70 हजार, तो अब वो 70,000 जो भी हो, ठीक है, 70,000 कॉस्ट पड़ा, उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, यहाँ पर, जैसे नॉर्मली तुम लोग ट्रेडर का अकाउंट बनाते हो तो क्या लिखते हो, टू परचेज, परचेज मत लिखना, खरीद का नहीं रहे हो ना, बट परचेज भी तो हम लोग का कॉस्ट ही होता है, नहीं होता है। मैंने अगर ये पेन 100 रुपए का खरीदा, 105 का बेचा, तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस कितना, लेकिन कॉस्ट कितना, 100। कॉस्ट का मतलब जो एक्सपेंस करके मैंने कुछ लिया, मतलब किसी के बदले, যেটাকে বাংলাতে ব্যয় বলে আর হিন্দিতে বললে लागत বলে, ঠিক আছে, तो मैंने 100 रुपए मेरे पॉकेट से निकाला, तब ना मैंने 5 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो अब ये 100 रुपए मैंने किसी से बना बनाया पेन खरीदा, तो हम ट्रेडर हो गए, तो हम लिखेंगे टू परचेज, लेकिन ये बना के अगर बेचा और उसको बनाने में भी 100 रुपए लगा, तो उसको हम लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वो यहाँ इधर ट्रांसफर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो डेटा आया कि भाई इतना रुपए खर्चा किया, इतने रुपए का गुड्स बन गया, उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। वैसे भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वाला करेंगे नहीं, हम लोग तो अभी स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ये वाला नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला, ठीक है, फिर भी दोनों का एक बार मैंने डिफरेंस बता दिया। अच्छा, जो फाइनल अकाउंट्स बनता है वो दो तरीके, दो मतलब पीरियड के अकॉर्डिंग बन सकता है, या तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग बन सकता है, कैलेंडर ईयर मतलब हाँ जैन टू दिसंबर, और एक क्या ईयर होता है, हाँ फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं उसे, अप्रैल टू मार्च। इसके अलावा अगर क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है तो हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये दोनों होता है, क्वेश्चन में बोल सकता है कुछ और भी, ठीक है, सितंबर टू अक्टूबर में बोल सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेसिफिक कितना पीरियड, टाइम क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड क्या होना चाहिए, 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर, जो भी हो, ठीक है। अच्छा अब देखो, फाइनल अकाउंट्स जब बनता है तो हम लोग का मेनली, हम लोग क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला करेंगे तो उसी पे अब डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग, पीएल, ठीक है, और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग में हम लोग का निकल के आता है या तो जीपी या तो जीएल, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, यहां से निकल के आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यहां से निकल के आता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी, यहाँ पर मिलता है। अच्छा, अब ये दोनों को मिला के क्या बोला जाता है पता है, इनकम स्टेटमेंट, इसका नाम होता है इनकम स्टेटमेंट, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजिशनल स्टेटमेंट, पोजीशन बताता है एसेट लाइबिलिटी, पोजिशनल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी लिखना ही है हमको, ठीक है, आज क्वेश्चन नहीं करें, यही सब सीखेंगे अच्छे से, ये क्लास भी लिखना पड़ेगा, शायद नेक्स्ट क्लास में लिखना पड़ेगा, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे। अच्छा अब लिखो कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब,
क्योंकि ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या लिखेंगे फिर? बेच के जो प्रॉफिट आता है ना, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट ड्यू टू सेल एंड परचेज। मतलब खरीद के फिर बेचने के, और उसके साथ साथ और भी, परचेज के साथ साथ और एक खर्चा भी इंक्लूड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो ना, वेजेस लिखते हो, कैरेज इनवर्ड लिखते हो, वो सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता क्या है? बट यहाँ तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं पढ़ेंगे, पहले ट्रेड आर मतो करो वाला। मतलब गुड्स को शॉप तक लेके आना है ना बेचने के लिए, तो जब तक वो सेलेबल कंडीशन में नहीं आता है तब तक जो भी खर्चा होगा वो हम लोग का क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चा होता है। इसीलिए देखो, सैलरी कभी ट्रेडिंग में आता है नहीं। सैलरी के साथ क्या गुड्स बेचने का कोई लिंक है? अगर कोई अकाउंटेंट नहीं रखेगा तो क्या वो गुड्स नहीं बेच सकता है? ठीक है। लेकिन अगर मेरा गुड्स को कैरी करके लेके आने का खर्चा मुझे करना ही पड़ेगा, तो फिर मुझे तो वो खर्चा तो फिर मुझे तो पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बेचे कैसे? नहीं बेच सकते। ठीक है, तो प्रॉफिट्स ड्यू टू सेल एंड परचेज इंक्लूडिंग of some direct expenses, including of some direct expenses। ठीक है? अच्छा, अब देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे होता है, क्या क्या लिखते हो? सबसे पहले क्या लिखते हैं? हाँ, ये ओपनिंग स्टॉक क्या बताता है? कौन सा स्टॉक बताता है? हाँ, और ये कैसा है? ये फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेडर है तो हमारे पास हमेशा क्या गुड्स रहेगा? फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड या फिर जिसको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, मतलब आधा अधूरा बना हुआ गुड्स कभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो सकता। हम लोग मैन्युफैक्चरर थोड़ी है कि हमारे पास कुछ आधा अधूरा बना हुआ चीज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और अगर हमें जरूरत पड़ा तो हम लोग परचेज कर लेंगे। ठीक है, तो परचेज आ जाएगा, और हर तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाई सेल्स। हाँ, देखो इसका मतलब क्या हो गया बोलो तो, ये सब ऐड करने से हमें क्या पता चलता है कि हम लोगों के पास जो गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए उसका कॉस्ट कितना है। मैंने पहले, मेरे पास कुछ रुपए का गुड्स पड़ा हुआ है, मैंने और खरीदा, और खरीदने के लिए मैंने और डायरेक्ट एक्सपेंस किया, मतलब खरीद के सेलेबल कंडीशन तक पहुंचाने के लिए और भी खर्चा किया, तो ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। अब उसमें से जो बेच दिया, अब जब बेचेंगे वो होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो इधर कॉस्ट, इधर वही सामान का कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन अगर मैंने पूरा सामान नहीं बेचा तो यहाँ पर क्या दिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक। और अगर बेच दिया तो नहीं दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक किस वैल्यू में दिखेगा? कॉस्ट में दिखता है हमेशा, तो क्लोजिंग स्टॉक तो कॉस्ट में ही दिखाओगे, इसमें से बचेगा ना क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये कॉस्ट में है तो क्लोजिंग स्टॉक किस में दिखना चाहिए? कॉस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगर बच गया, अब देखो ये मेरा वैल्यू कॉस्ट में है, ये मेरा वैल्यू कॉस्ट में है, और ये मेरा वैल्यू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में है। तो अगर मुझे दोनों साइड बैलेंस करना है तो फिर इधर कॉस्ट कॉस्ट, एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट है तो इधर भी क्या लिखना चाहिए? प्रॉफिट। तो जीपी इसीलिए खुद ब खुद बैलेंस होके किधर आ जाता है? अगर जीपी है तो, और अगर जीएल है तो इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट लिखते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो ओवरऑल ही तो हुआ, इसके बाद तो और कोई प्रॉफिट नहीं निकलेगा।
नेट प्रॉफिट का मतलब ही तो हुआ कि ओवरऑल मेरे जीपी बताएंगे तो क्या एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलेगा? नहीं, ठीक है। वो तो प्रोडक्ट बेच के हुआ, लेकिन बिजनेस का बाकी खर्चा पे करो तब तो समझोगे कि तुम्हारा कितना प्रॉफिट है। तुम सोच रहे हो मेरा लाख लाख रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन तुम्हारा खर्चा भी तो कितना सारा है, वो डिडक्ट करोगे तब तो पता चलेगा कि एक्चुअली तुम्हारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है, जो तुम खुद के कैपिटल में उसे एड ऑन कर सकते हो। जब तक एड ऑन नहीं कर पाओगे बिजनेस ग्रो कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो नेट प्रॉफिट का मतलब ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। और नेट प्रॉफिट नॉर्मली तुम लोग को पता है कैसे निकालते हो? ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर देते हो। जो खर्चे को माइनस करते हो उसका एक नाम है, उसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट तो बोलते ही है, उसको एक्चुअली बोला जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग क्यों पता है? क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा, इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में मेनली वही दो एक्सपेंसेस आएगा जो मैंने तुम लोग को भी बोला, एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसको ऐसे बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नाम ऐसा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुम लोग कभी भी फाइनल अकाउंट्स तो किए हो, तो ध्यान से देखना पीएल में तुम लोग यही सब लिखते हो, या तो जो खर्चा लिखते हो वो एडमिनिस्ट्रेटर या फिर ऑफिस रिलेटेड है, या फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, जैसे कमीशन एजेंट को दिया गया कमीशन, सेल्समैन का सैलरी, ठीक है, इस तरीके का चीज, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये सब हो जाता है। अच्छा, अब लिखे हो ये वाला, लिखे हो? अच्छा, अब अगर मैन्युफैक्चरिंग है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है, तो उसका भी एक्सपेंस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक होता है डायरेक्ट और एक हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा? तो जैसे कि मैंने ट्रेडिंग के केस में क्या बोला कि गुड्स को सेलेबल कंडीशन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो वैसे मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्या होगा? फैक्ट्री लेवल तक का जो खर्चा है, ठीक है, फैक्ट्री तक का जो खर्चा होता है, जैसे कि रॉ मटेरियल को कैरी करके लेके आने का खर्चा, ठीक है, वही नाम वहां पर भी कैरेज इनवर्ट रहेगा, इस तरीके का नाम रहेगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस अप टू द फैक्ट्री लेवल, अप टू द फैक्ट्री लेवल मतलब फैक्ट्री तक का जो भी खर्चा होगा उसे हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलो क्या हो सकता है? जैसे वेजेस, रॉ मटेरियल कैरी करने के लिए वेजेस लग सकता है। अच्छा देखो, जैसे कि और भी एग्जांपल अगर हम लोग दे शायद क्लियर हो जाए। पावर, देखो ये कभी ट्रेडिंग में नहीं जा सकता है। पावर का मतलब क्या? फैक्ट्री चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। अब तुम लोग बोलोगे हम लोग तो बचपन में ट्रेडिंग में भी कभी कभी पावर लिखे हैं। हाँ लिखे हो। क्यों? क्योंकि वहां बोला नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, तब उसको दोगे कहाँ? पीएल में देने से तो बेटर है कहाँ देना चाहिए? ट्रेडिंग। अब कहाँ जाएगा? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग कैरी करता है। अब मेरे पास जब मैन्युफैक्चरिंग का अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? हाँ, अब ऐसा बहुत सारा आइटम है जो कि है एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, लेकिन तुम लोग को वो बोला नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, तो तुम लोग उसको ट्रेडिंग में लिख के आते हो, ठीक है, तो इसीलिए। इसके अलावा जैसे फैक्ट्री का रेट है, हाँ, फ्यूल, पानी का खर्चा, वाटर सप्लाई, क्योंकि फैक्ट्री है तो पानी तो जरूरत होगा ना, एटसेट्रा। अच्छा, और इनडायरेक्ट खर्चा मतलब फैक्ट्री के बाद जो जो खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक्सपेंसेस बियॉन्ड फैक्ट्री लेवल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलो क्या खर्चा है जो फैक्ट्री के बाद का हो सकता है? हाँ बोलो, की बोलो। हम्म
ओवरहेड का खर्चा मतलब देखो, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री का ओवरहेड का मतलब, ओवरहेड का मतलब होता है अदर, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको ही ओवरहेड बोलते हैं। लेकिन अगर फैक्ट्री ओवरहेड है वो भी मेरा यहाँ पर आए, फैक्ट्री रिलेटेड, जैसे फैक्ट्री रेंट, लेकिन क्या है, ओवरहेड ही होता है एक तरीके का। ओवरहेड का मतलब अदर एक्सपेंस। यहाँ पर ऐसा खर्चा बोलो जो फैक्ट्री वाला नहीं है, तो फैक्ट्री का नहीं है तो कहाँ का है, ऑफिस का, वैसा खर्चा बोलो। सैलरी बोलो, ऑफिस का रेंट बोलो, ऑफिस में जो फर्नीचर है उसका डिप्रिशिएशन बोलो, इस तरीके का आइटम, ठीक है, लिखो ऑफिस रेंट, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ। जैसे लोन, मतलब लोन तो देखो बैलेंस शीट में जाएगा, लोन का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, और डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन एसेट यूज्ड इन ऑफिस, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन, हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तुम्हारा पीएलएल लिखो। Ma'am, sales commission can also be considered. हाँ, सेल कमीशन भी होगा, सेल्स कमीशन भी होगा, वो मार्केटिंग रिलेटेड हो गया। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम जो एग्जांपल दे दिया है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, एक फाइनेंस वाला दे दिया, ये वाला, ये फाइनेंस वाला हो गया है ना। और तुम लोग चाहो तो वो भी लिखो, सेल्समैन का कमीशन वगैरह, वो भी होगा, वो मार्केटिंग रिलेटेड हो गया है ना। मतलब उसमें फिर बाइफर्केशन हो जाएगा कि इनडायरेक्ट मेन नाम है, उसमें अलग अलग बाइफर्केशन हो जाएगा, वो भी दिखाते हैं कैसे, ठीक है। अच्छा, अब ट्रेडिंग में कैसे आइडेंटिफाई करोगे तुम लोग कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लिखना है ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम परचेज, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स and expenses incurred, and expenses incurred till purchased goods, till purchased goods reached the warehouse। वेयर हाउस मतलब जहां पर स्टॉक करके रखा जाता है सामान को बनने के बाद, ठीक है। फैक्ट्री में तो बहुत बहुत सामान बनता है ना, तो वेयर हाउस रहता है, बन गया वहां पर रख दो, जब जरूरत होगा स्टोर तक जाएगा। तो बोल रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स, हम लोग जो गुड्स परचेज कर रहे हैं, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल परचेज ऑफ गुड्स रीच द वेयर हाउस, मतलब वही बोला, जब तक सेलेबल कंडीशन में नहीं आता तब तक जो भी खर्चा होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेट, कार्टेज, ये सब लिख दो, वही भाड़ा ही हुआ ना, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, ये सब लेकिन इनवर्ड होगा। आउटवर्ड हुआ तो फिर इनडायरेक्ट, हाँ, तो फिर वो सेल के रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। इनवर्ड मतलब वो सारी चीजों को लेके आने के लिए करा, तो ये सब इनवर्ड आइटम, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, ठीक है। अब इनडायरेक्ट के लिए क्या बोला गया है, बोल रहे हैं कि जो डायरेक्ट नहीं है वो सारा का सारा क्या है, इनडायरेक्ट है। तो ऑल एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट, all expenses other than डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रेंट, क्योंकि देखो रेंट तो हमारा कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है, कि रेंट के साथ हमारा गुड्स को बेचने का कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। मतलब गुड्स बेचने का कोई ये नहीं है, हाँ अगर रेंट नहीं देंगे तो जिसका घर रेंट पे या शॉप रेंट पे लिया वो हमें हटा देगा, वो तो एक अलग कंडीशन, वो तो एक अनएथिकल बात हो गया, उसके साथ ये एक्सपेंसेस का कोई रिलेशन उस तरीके से थोड़ी नहीं। इसके अलावा सैलरी, ठीक है।
तो अगर अकाउंटेंट नहीं आया तो क्या ऐसा है कि गुड्स नहीं बिकेगा? ऐसा थोड़ी है, ठीक है। सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, ये सब होता है। प्रिंटिंग एंड पोस्टेज, टेलीग्राम, लिखते हो ना ये सब पीएल में। बेसिकली पीएल में जो भी लिखते हैं वो सब क्या है? इनडायरेक्ट। अब उसमें बाइफर्केशन है कि भाई ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फाइनेंशियल खर्चा है, ये मार्केटिंग का खर्चा है, ठीक है। और ये जो भी ट्रेडिंग में लिखते हो वो क्या है? सब डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। अच्छा, अब दो टर्म सुना होगा तुम लोगों ने, वेजेस सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। अब तुम लोग को ये बोला जाता है अगर वेजेस एंड सैलरी है तो कहाँ लिखोगे? ट्रेडिंग में लिख दो, हाँ डायरेक्ट मान लो। और सैलरी एंड वेजेस, हाँ लिख, हाँ क्यों? अच्छा ठीक है, चलो जानते हैं फिर क्यों। वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। तो ये रहने से बोला जाता है ट्रेडिंग में लिख दो, ये होने से बोला जाता है पीएल में लिख दो, ठीक है। तो वेजेस जिनको दिया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड होते हैं, ठीक है। तो लेबर को क्या दिया जाता है? वेजेस। और जो मैनेजर टाइप लोग हैं उनको क्या दिया जाता है? और यहाँ पर सेम वही लिखो, लेबर को दिया जाता है वेजेस और मैनेजर टाइप जो लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर ओरिएंटेड काम ज्यादा है, हो ही सकता है, ठीक है। लेबर ग्रेटर देन अगर मैनेजर है तो उनका जो पेमेंट बनेगा, ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो लेबर क्या बोले, इम्प्लॉय लोगों को रखने का खर्चा, एक्चुअली कॉस्ट जब पढ़ोगे तुम लोग वहां पर स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड सबको लेबर ही बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ अकाउंट्स में तो वैसा नहीं, हम लोग वेजेस मतलब लेबर सोचते हैं और अगर सैलरी है तो फिर स्किल्ड पर्सन सोचते हैं। तो अगर लेबर ज्यादा काम करता है कंपेयर टू मैनेजर तो इसका मतलब ज्यादा क्या पे करता है ऑर्गेनाइजेशन? वेजेस। और सैलरी कंपेरिजन में कम पे करता है, ठीक है। तो वेजेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। और सैलरी क्या है? अब देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर बहुत ही कम है वैल्यू में और डायरेक्ट ज्यादा है, इसीलिए बोला जाता है उसको फिर पूरा ही डायरेक्ट मान के ट्रेडिंग में। इसमें जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ पर मैनेजर टाइप लोग ज्यादा है कंपेयर टू लेबर, ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या ज्यादा पे करता है? सैलरी कंपेयर टू वेजेस, ठीक है। तो सैलरी क्या है? एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और वेजेस क्या है? एक डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज्यादा है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा हो गया तो फिर वो कहाँ पर चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा, ठीक है। तब वो कहाँ चला जाएगा? पीएल में। तो रीजन ये होता है कि इसीलिए हम लोग इस चीज को बोलते हैं कि पीएल में, तो इसको बोला जाता है कि ट्रेडिंग, ठीक है। अब देखो, मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मेन दो पार्ट होता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। ये सब शायद तुम लोग कैश फ्लो अगर कभी किए हो, वहां ये सारे चीजों को डिटेल्स में समझना पड़ता है, ठीक है। तो अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा ऑपरेटिंग और एक हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब पता है? कैश फ्लो से कुछ याद आ रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब? ऑपरेटिंग, देखो कैश फ्लो में तीन तरीके का खर्चा, इन्वेस्टिंग, तीन तरीके का एक्टिविटी होता था, इन्वेस्टिंग, हाँ। तो ऑपरेटिंग जो है उसमें क्या लिखते थे? बिजनेस रिलेटेड जो इनकम हो रहा है। इन्वेस्टिंग में क्या था? एसेट बेचना खरीदना। और फाइनेंसिंग में क्या था? किस तरीके से पैसा जुगाड़ कर रहे हैं और उस पैसा जुगाड़ करने का खर्चा। और जैसे कि शेयर इशू किया तो डिविडेंड का खर्चा वहां जाएगा, लोन लिया तो इंटरेस्ट भी वहां जाएगा। तो
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या फिर? बिजनेस रिलेटेड खर्चा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस रिलेटेड खर्चा, तो लिखो डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस ऑपरेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी, रेंट, एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग का दो पार्ट, ऑपरेटिंग से दो पार्ट करो। एक है, बोलो ऑपरेटिंग का थोड़ी देर पहले लिख पाया था ब्रैकेट में, याद आ रहा है? नेट प्रॉफिट निकालते वक्त जीपी माइनस ऑपरेटिंग लिखा था, उसमें क्या लिखा था? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल तो वो ऑफिस का रेंट, ठीक है, ऑफिस का रेंट। और क्या हो सकता है? स्टाफ का सैलरी, जो ऑफिस में काम करता है, ठीक है, स्टाफ सैलरी। और डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एसेट, ऑफिस में जो भी एसेट रहेगा, मतलब फिक्स्ड एसेट जो डेप्रिसिएशन जिसपे लगता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो ऑफिस के यहाँ आ रहा है, ठीक है। प्रिंटिंग पोस्टेज, एटसेट्रा, ठीक है। और कितना लिखा होगा? ये हो गया। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखोगे? एडवर्टाइजमेंट लिख दो, ठीक है, सेल्स मैनेजर का कमीशन, सेल्स स्टाफ का सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ठीक है। सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर कमीशन लिख दो, सेल्स स्टाफ सैलरी, सेल्स स्टाफ सैलरी। और एक लिखो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड ये भी हम लोग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है। ये किस चीज का खर्चा है बोल सकते हो? हाँ, मतलब डिलीवरी चार्जेस, ठीक है। बेसिकली फ्री डिलीवरी चार्जेस जो होता है, मतलब कस्टमर के लिए फ्री है बट हमारा तो खर्चा है ना, ठीक है, फ्री डिलीवरी चार्ज। तो अगर कोई बोले कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, तो ऑफिस का खर्चा भी ऑपरेटिंग है, इधर सेल्समैन वाला मतलब मार्केटिंग वाला भी है। अब उसमें अगर बाइफर्केशन करके और क्लियरली बताए तो उसमें फिर दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, अब ये नॉन ऑपरेटिंग जो था, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग में क्या आएगा? नॉन ऑपरेटिंग का मतलब, ऑपरेटिंग का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस ऑपरेशन, तो नॉन ऑपरेटिंग का मतलब नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस ऑपरेशन। लेकिन होगा क्या वो देखते हैं, देखो, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विथ बिजनेस ऑपरेशन, मतलब जिसके ये ऐसा खर्चा है ना, नॉट डायरेक्टली विथ बिजनेस ऑपरेशन का मतलब ये ऐसा खर्चा है कि बिजनेस चले या ना चले, ये सब खर्चा हमें पे करते जाना ही पड़ेगा। अगर बिजनेस बंद हो गया तो भी पे करना पड़ेगा। हाँ, एक बार लोन ले लिया, अब तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा जब तक लोन पूरा बंद नहीं कर पाते हो। अगर पैसा है बंद कर दिया तो वैसे भी जब तक लोन बंद नहीं कर सकते पेनल्टी लग जाता है, स्पेशली बिजनेस लोन तो होता नहीं है, ठीक है। एकमात्र होम लोन होता है,
जो हम लोग चाहे तो कभी भी बंद कर सकते, फिर भी मतलब उसका ऐसा कोई टर्म्स नहीं होता है कि कुछ दिन तो चलाना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई पेनल्टी भी नहीं होता। फिर भी आज लोन लिया, कल जाके बोलोगे हम पूरा पैसा दे देंगे, तो ये तो फ्रॉड हो गया ना, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। तो आपके पास जब पैसा था तो आपने लोन लिया क्यों, ठीक है। अब 2 साल 5 साल हो गया वो बात अलग होता है, लेकिन बाकी सब लोन का ऐसा नहीं है कि जब चाहे बंद कर दिया, बड़ा सा पेनल्टी लगा देगा, बंद करो लेकिन उसमें और भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसा खर्चा है कि बिजनेस बंद हो जाए तो भी लोन का टर्म अगर चल रहा है तो मुझे देते जाना पड़ेगा। और जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो इसके साथ क्या कोई बिजनेस का रिलेशन है? नहीं। लॉ सूट सेटलमेंट एक्सपेंसेस, मतलब कोई केस चल रहा है, अब बिजनेस में तो होते रहता है ना, कोई केस चल रहा है, किसी ने केस शू कर दिया, हम लोगों ने किसी पे केस शू कर दिया, तो देखो अब बिजनेस बंद भी हो जाता है, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो मुझे तो उसका खर्चा तो बियर करते जाना है जब तक ना सेटलमेंट हो रहा है, या फिर कोई सेटलमेंट निकल के आ गया कि मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा सामने वाले पार्टी को, हम केस हार गया, तो उसके साथ बिजनेस चले या ना चले कोई फर्क नहीं, मुझे तो वो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, समझ में आया। फिर नॉन ऑपरेटिंग जो कि बिजनेस चले या ना चले उससे कोई लिंक नहीं होता है। तो इससे हम लोग क्या समझे, एक्सपेंस मेनली दो तरीके का, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में दो तरीके का, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में दो तरीके का, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब थोड़ा मैचिंग कंसेप्ट बताते हैं। मैचिंग कंसेप्ट सुने हो कभी? अलग अलग कंसेप्ट होता है ना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट था जिसमें मुझे सारा नहीं बताना है अभी, ठीक है, वो तुम लोग सर के पास जब पढ़ोगे तो सब ये सारा कंसेप्ट ही सर बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैचिंग कंसेप्ट। इसी इसी कंसेप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स मैचिंग कंसेप्ट के थ्रू से ही बनता है, ठीक है। फाइनल अकाउंट जब बनाओगे तो हमें मैचिंग कंसेप्ट का हम लोग यूज करते हैं, वो हमें पता नहीं है, वो बात अलग है कि हम लोग करते हैं बट हमें पता नहीं है, ठीक है। तो मैचिंग कंसेप्ट का मेन मतलब ये है कि कॉस्ट को रेवेन्यू के साथ मैच करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लाइन में मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कॉस्ट शुड बी मैच्ड विथ, हाँ, रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब सेल्स, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल्स होता है। आज के डेट पे जब कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो सेल्स नहीं लिखा जाता है, क्या लिखना पड़ता है? रेवेन्यू ही लिखना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे देखो, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, तुम लोग बताना कि मान लो हम लोगों ने परचेज किया है 100 यूनिट कोई भी गुड्स, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 करके, ठीक है, और बेच दिया है, सेल कर दिया है 80 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 करके, ठीक है। तो बोलो प्रॉफिट कितना कमाया है? हाँ देखो, वैसे तो आसानी से हम लोग इस तरीके से बोल सकते, कैसे बोलोगे? प्रॉफिट कितना है, ये 10 रुपए का चीज 15 में बेचा तो कितना प्रॉफिट हो गया? 5 रुपए करके। कितना यूनिट बेचा? ये तरीका अगर लगाओगे तो गलत होने का चांसेस नहीं है, बट फाइनल अकाउंट्स तो इस तरीके से नहीं बने। उसमें क्या करते हैं? हाँ, तो उसमें बोलो कैसे लिखे, बोलो, मतलब उस प्रोसेस में जाए तो क्या करें, मतलब उस तरीके से এমনি মানে এরকম লিখে বলো, মানে ফরম্যাটে যদি নাও দাও এখন চলবে। मतलब सबसे पहले अगर तुम लोग, हाँ, तो सेल्स लिखेंगे 80 into 15, सही हो रहा है, बोलो कितना? हाँ, और परचेज कितना लिखे? 100 into 10। ये गलती हुआ, अच्छा हुआ है, इसे तो मुझे बताने में आसानी रहेगा, ठीक है। अच्छा, वो हम सोच रहे थे कोई गलती करे तो मुझे समझाने में आसानी होगा, ये गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हुआ बोलो? ठीक है, गलत हुआ, अच्छा है, मुझे चाहिए था, लेकिन बोलो तो क्यों गलत हुआ? ये गलत, हाँ, कॉस्ट रेवेन्यू के साथ मैच होना चाहिए, तो रेवेन्यू कितने का लिख रहे हैं तो कॉस्ट भी कितने का लिख रहे हैं, नहीं तो गलत आएगा।
ठीक है, मैंने बेचा जब 80 यूनिट तो हम कॉस्ट 100 यूनिट के साथ लगाएंगे तो मेरा 200 आ गया, लेकिन देखो एक्चुअली मेरा प्रॉफिट कितना है। तो इसी चीज को बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है, कि हमें कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करना। ये अगर तुम लोग गलती नहीं भी करते तो मुझे गलत करके दिखाना पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोग को लिखना क्या है, सेल्स 80 इंटू 15 लिखोगे और परचेज भी लिखना है 80 इंटू 10, ठीक है। एट द रेट जो है वो लिखेंगे, बट क्वांटिटी को मैच करवाना पड़ेगा ताकि कॉस्ट मैच हो। तो कितना हो गया, अब देखो माइनस करो, यहाँ भी 400 आया था, यहाँ भी 400 आ गया। इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट, हाँ वो तो बोलेंगे, इसका एक नाम दे देते हैं, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये पूरा परचेज नहीं है, ये परचेज का वो पोर्शन है जो हमें बता रहा है कि हम लोगों ने इतने कॉस्ट का गुड्स बेच दिया। इसी को बोलते हैं कॉस्ट के साथ रेवेन्यू को मैच करना। अब इस चीज को जब तुम लोग ट्रेडिंग में लिखोगे तो ऐसे लिखते हो, लिख लोगे तुम लोग, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या लिखोगे, टू परचेज, ठीक है, कितना लिखोगे, 100 इंटू 10, 1000, ठीक है। फिर इधर क्या लिखोगे, बाई सेल्स, कितना लिखोगे, 80 इंटू 15 यानी 1200। हाँ, फिर लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10, यहाँ भी एक चीज समझा देंगे, 200, ठीक है। तो अब ऐसे करके जीपी लिख देते हो बैलेंस करके, तो इधर आ गया 1400, तो यहाँ भी 400 आएगा। बाकी हम लोगों ने अभी सीखा, अगर मेरे पास यूनिट अवेलेबल है तो हम 80 इंटू 5 करके भी निकाल सकते हैं कि जीपी मेरा हो जाएगा 400, तो ये हो गया 1400, ठीक है। अब रहा बात कि ये इन्वेंट्री जो है ये 10 में ही क्यों किया, इसको 15 में क्यों नहीं किया, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको 10 में ही क्यों किया। हाँ, वो कहाँ बोला हुआ है वो भी याद रखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2, ठीक है। AS2 में बोला हुआ है कि कैसे करके इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है। अब ये इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक को ही आज के डेट पे क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए जो एस बना है वो है AS2, जहां पर बोला गया है कॉस्ट और NRV, मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी मार्केट में बेच के जो मुझे मिलेगा, ठीक है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर बोलो तो कॉस्ट कितना और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 15। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है बेच के जो मिलेगा। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब, अब मान लो ये बिकवाने का मेरा एडवर्टाइजिंग का खर्चा हुआ 2 रुपए, मान लो, ठीक है, 1 यूनिट बिकवाने का, तो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू फिर कितना हो जाएगा, 12। 15 बेच के मिल रहा है, बट मान लो कि ये करवाने के लिए मैंने एडवर्टाइजमेंट का अलग खर्चा किया जो मैंने वहां पर नहीं कंसिडर किया, तो या फिर किसी को कमीशन दिया, कोई कमीशन एजेंट को बुलाए कि जाओ भाई मेरा ये प्रोडक्ट बेच गया, तुमको कमीशन दे देंगे, कितना में बेचना, 15 में बेचना। अब वो आके बोला देखो देखो इतना बेच दिया, अब मेरा कमीशन दे दो, तो मैंने बोला था एक एक यूनिट पे 2 रुपए करके देंगे, मान लो उसने एक ही यूनिट बेचा तो उसने मुझे 15 दिया, मुझे तो उसको कितना देना है, 2 रुपए, तो मेरा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना हो गया, 13 हो रहा है क्या, 13, ठीक है। तो उसको बोलते हैं NRV। मतलब NRV का मतलब कोई एक्स्ट्रा ऐसा खर्चा जो कि बिकवाने के लिए करना पड़ा, मतलब लाइक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, अगर ऐसा कोई खर्चा हम लोगों को बाद में करना पड़ा तो फिर हम लोग का रियलाइजेबल वैल्यू नहीं निकल के क्या निकल के आता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अगर वैसा कुछ क्वेश्चन में रहा तो, ठीक है। तो कॉस्ट और NRV, तो 10 और 15 में लोअर कौन, 10। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा NRV ज्यादा ही होगा, ऐसा मत सोचो, क्योंकि मान लो किसी कारण से मार्केट में प्रोडक्ट का जो सेल है वो कम हो गया, डिमांड नहीं है। अब 15, देखो मैंने चीज 10 में खरीदा था, मैंने सोचा हम 15 में बेचेंगे। अब कंडीशन ऐसा है कि मेरा चीज बोल रहा है कि 8 रुपए में भी कोई नहीं खरीद रहा है, कि बहुत मुश्किल से हम 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसमें मेरा कॉस्ट कितना, 10, NRV कितना, 8, तो फिर मुझे कितने में रिकॉर्ड कर, क्यों बोला था, इसमें कौन सा कंसेप्ट होता है, प्रूडेंस नेचर। मतलब अगर मेरा फ्यूचर में मुझे पता है ये चीज 8 रुपए में बिकेगा तो मेरा लॉस कितना है पर सेल पे, 2 रुपीज, तो फ्यूचर का लॉस आज ही बुक कर लो। तो फ्यूचर का लॉस अगर बुक करना है तो क्लोजिंग स्टॉक को कितने में दिखाना पड़ेगा, 8 रुपीज।
लेकिन अगर मुझे लगता है कि मेरा ये फ्यूचर में 20 रुपए का बिकने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट आज ही बुक कर ले, ठीक है। तो वो ऐसे कर भी नहीं सकते, क्योंकि एस टू तो मुझे अलाउड करेगा नहीं कि आप क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा पे रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। क्योंकि प्रूडेंस नेचर में अकाउंट्स बना है, या फिर कंजर्वेटिज्म अप्रोच बोल सकते हो, जहां पर फ्यूचर के लॉस को रिकॉर्ड करना अलाउड है। जैसे देखो, अभी अगर मेरा ये चीज 8 रुपए का बिकेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितने में रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो फिर हो सकता है कि मेरा लॉस तो हुआ ही ना 2 रुपए का, ठीक है। तो फिर फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करो, कभी भी लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं, आज ही रिकॉर्ड करो, बट फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच होता है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, तो ये लिख लियो, लिखो। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम लोग टी शेप में, मतलब लेजर बना के ना करें, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या लिखोगे? सेल्स माइनस, हाँ, उसको एक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या आएगा, उसको फिर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो जो बोल रहे थे, अब बोलो। ओपनिंग स्टॉक, हाँ, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। প্লাস, এটা বলছো, এটা প্লাস না, সেলস এর সাথে প্লাস করলে তো তুমি জিপি পাবে না তো। বুঝতে পারলাম না, সেলস এর সাথে প্লাস কি করে হবে? সেলস মানে তো আমি যত টাকায় বিক্রি করলে, যেমন এই কোয়েশ্চেনটাই দেখো, এই দেখো, এটা সেলস। সেলস এর সাথে আমি বলছি সিওজিএস টা, তো সিওজিএস এখানে কত? এইটা। তো এটা অলওয়েজ কি হবে? লেস হবে। এবার এখানে যদি পারচেজ ছাড়া আরো অন্য কিছু থাকে, তাহলে সেই সবগুলো লেস। तो हमेशा क्या होगा? लेस ही, ठीक है, ऐड तो नहीं हो सकता। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि मुझे बोला सीओजीएस निकालने, तो ऐसा हो जाएगा कि सेल्स माइनस जीपी, ये तो आगे आगे पीछे ऐसे इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इसको और क्या नाम से लिख सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको ऐसे बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बोल सकते हैं कि नहीं? मतलब मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है प्लस परचेज, और ये सारी चीजों को मेरे सेलेबल कंडीशन में लाने तक का मैंने जो खर्चा किया, तो वही मेरा टोटल स्टॉक का वैल्यू हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसको ऐसे भी बोला जाता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ऐसे भी लैंग्वेज दे सकता है, तो उससे भी हम लोग का बात एक ही है, बस समझने का है, ठीक है। उससे भी हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा? जीपी, जीपी निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, इफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, मतलब ट्रायल बैलेंस से तो फाइनल अकाउंट्स बनता है ना, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर उससे क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो फिर उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? क्योंकि हाँ, नॉर्मली तो दो जगह दिखाते हैं, बट इस केस में एक ही बार दिखाते हैं, नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में ये, हाँ, एक्चुअली ये होता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरा कैलकुलेट नॉर्मली
एंड में होता है, इसीलिए वो डेटा नीचे रहता है, मतलब उस पे एंट्री नहीं हुआ होता है, इसीलिए वो डेटा को जस्ट एज ए स्टेटमेंट दे देता है, फिर हम लोग उसका एंट्री करके फाइनल अकाउंट उसको रेडी करते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस जब तक बना तब तक हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं किया। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ट्रायल बैलेंस जब बन रहा है तब हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो गया, तो हम लोग लिख देंगे। तो अगर हम लोगों ने वो लिख दिया तो फिर वो एडजस्टमेंट में तो नहीं जाएगा। एडजस्टमेंट में जाने का मतलब है जिसका जर्नल एंट्री नहीं हुआ है। तो जब जर्नल एंट्री नहीं होगा तो समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट का तो कोई सवाल है नहीं। तो समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट होगा तब जाके ना दो जगह एडजस्ट होगा। जैसे मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग तुम लोग को नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट में, तो उसका एंट्री क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अब सैलरी डेबिट हुआ तो वो इतने से नहीं हुआ है तो डेबिट हुआ, तो वो कहां पर लिखोगे? पीएल में सैलरी में ऐड करोगे। और आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है, पे नहीं किया, तो वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। तो मतलब जो चीज नीचे दिया हुआ रहता है उस पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, वो बाद में पता चला तो लिखा हुआ है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक नीचे नहीं दिया है, वो अगर ऑलरेडी कैलकुलेट करके ही दिया हुआ है, तो वो जस्ट एक जगह पे पुट हो जाएगा। लाइक जैसे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है बिल्डिंग, तो कहाँ लिखोगे? सीधा ले जाके बैलेंस शीट में लिख दोगे। वैसे ही अगर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो फिर कहाँ ले जाके लिखोगे? बैलेंस शीट में लिखोगे। ठीक है, तो वही चीज हो जाएगा। तब ये एंटर नहीं होता है ट्रेडिंग में, ओनली एंटर्ड इन बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट लिखा है। और ये और एक चीज होता है इसमें, इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड टू अराइव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब बता देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखो, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो, ठीक है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक चीज सोचो, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्या क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट अगर हो गया है तो जो मेरा ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और क्लोजिंग स्टॉक दोनों चीज अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो मेरा जितना क्लोजिंग स्टॉक है वो कैलकुलेट हो गया है। तो मेरा परचेज में क्या क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूडेड है? मतलब एक चीज समझो, जब हम लोग ट्रायल ट्रेडिंग बना रहे हैं और हम लोग लिख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, इधर क्या लिख दिया? परचेस, और इधर लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिला के हो गया अवेलेबल फॉर सेल। अब इसमें से मैंने कुछ सेल कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास जो बचा वो क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। तो हम बोल रहे हैं कि मुझे अगर सीओजीएस निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये देखो, सीओजीएस अगर मुझे निकालना है तो ये सबका एडिशन माइनस ये वाला चीज करेंगे, ठीक है। लेकिन मेरा अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी, ये तब लिखेंगे ना जब मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तभी तो यहाँ पर लिखेंगे। बोलो, ये बात क्लियर है? लेकिन अगर मेरा ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है तो मुझे रूल्स तो बोल रहा है कि मत लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट में मत लिखो। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? परचेज। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब तो लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई सेल्स भी लिखेंगे, बट बाई क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, नहीं अलाउड है। तो फिर कैसे सही आंसर आएगा? तो इसका मतलब ये है, हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक जब कैलकुलेट किया हुआ है तो ये जो ओपनिंग स्टॉक परचेज, ये मतलब परचेज से एक्चुअली वो माइनस होता है। मतलब मैंने जितने रुपए का भी परचेज किया है उसमें से जो मेरा अभी बचा हुआ है वो मेरा काउंट हो गया है। तो मतलब मेरे पास परचेज नहीं आएगा, मेरे पास क्या आएगा पता है? एडजस्टेड परचेज बोल के रहेगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। एडजस्टेड परचेज का मतलब है कि मेरे परचेज से क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लेस करके दिया है, तो इसीलिए मेरा आंसर उसमें गलत नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ माइनस होने का ही तो मेन बात है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेज से माइनस होके ही एडजस्टेड परचेज दिखाया है कि मैंने जो परचेज किया उसमें बस इतना मेरे पास एज ए परचेज अभी बचा हुआ है, बाकी मेरा क्लोजिंग स्टॉक में, इसीलिए ये रूल्स फॉलो होता है। बोलो, ये बात क्लियर है? समझ में आया क्यों क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में रहने से हमें बोला जाता है कि सिर्फ बैलेंस शीट में ही दिखाओ? तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो फिर उस केस में जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग सेल्स माइनस क्या करेंगे? तब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होके उसको हम लोग बोलेंगे एडजस्टेड, सिर्फ एडजस्टेड परचेस हो जाएगा, है ना, वो सब मिला के। क्योंकि ये सबसे अगर क्लोजिंग स्टॉक पहले ही माइनस किया हुआ है तो उसका नाम क्या बोला जाता है? एडजस्टेड परचेस। तो क्लोजिंग स्टॉक तो और माइनस
नहीं होगा। ठीक है, तो तुम लोग कभी फाइनल अकाउंट्स करते हो तो देखना एडजस्टेड परचेज रहता है। तो एडजस्टेड परचेज अगर रहता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो फिर वहां पर क्लोजिंग स्टॉक उसके अंदर जरूर से रहता है। अगर किया तो होगा, अगर याद करोगे तो याद होगा। ऐसे बोला जाता है कि अगर एडजस्टेड परचेज दिखता है तो क्लोजिंग स्टॉक को मत लिख देना, ठीक है उसको। ओ এইটা এটা লিখেছে অ্যাড্রেস, ये एडजस्ट है ऑलरेडी इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए इस परचेस का नाम फिर क्या हो जाता है, एडजस्टेड परचेस, ठीक है। अच्छा, अब जीपी का पर्पस क्या है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लिया, और ये बिजनेस में हमें किस चीज में हेल्प करेगा, मतलब जीपी देख के हम लोग क्या समझ सकते हैं किसी बिजनेस। सेल করে কতটা, हाँ ठीक है, वो तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या ये मतलब डिसीजन क्या ले, प्रॉफिट है क्या लॉस वो तो ठीक है, डिसीजन क्या ले कि हम लोग को बिजनेस करना चाहिए, मतलब बिजनेस चलाए या बंद कर दे, वो डिसीजन। ग्रॉस प्रॉफिट या मतलब अगर हम जो सर्विस बेच रहे हैं या जो गुड्स बेच रहे हैं उसमें अगर मेरा लॉस ही लॉस हो रहा है तो मुझे तो बिजनेस क्या करना है, बंद कर देना चाहिए। तो इसमें ये डिसीजन लेने में हेल्प होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो टू फाइंड आउट वेदर इट इज worth to deal in goods एंड सर्विसेज, मतलब हम लोग जो गुड्स या सर्विस बेच रहे हैं जिसमें डीलिंग्स कर रहे हैं, क्या वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर लिखो जीपी स्पेसिफाइज whether we should continue with the business or not. It is if it is gross loss or very low GP, gross loss or very low GP, then we should thought over to shut down the business or terminate, ठीक है। तो हमें बिजनेस बंद कर दे या चलाए, ठीक है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है, ठीक है, लॉन्ग रन प्रोजेक्ट, तो उस पे ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे कि मान लो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का जो बिजनेस था उसको पता था कि स्टार्टिंग में उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें वेट करो। amazon वाले, ठीक है, हाँ, पेटीएम, इनका एक लॉन्ग टर्म, इनका स्टार्टिंग में क्या है, हेवी लॉस है, बट ये बिजनेस बंद नहीं किया क्योंकि करना नहीं है, क्योंकि इनका प्रोजेक्ट लॉन्ग रन का है। जैसे छोटा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें ऐसा होता है ना कि 6 महीने में प्रॉफिट निकालेंगे, 7 महीने में, टारगेट बेसिस पे होता है, तो उस केस में हमें जीपी ही बताएगा कि बिजनेस चलाना है कि नहीं चलाना। अगर मेरा लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है कि भाई 10 साल बाद ही मुझे प्रॉफिट दिखेगा, मुझे पता है, तो मुझे तो 10 ईयर्स तक वेट करना है थोड़ी ना। मेरा लगातार 2 बार जीपी के जगह जीएल आ गया तो हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो लॉन्ग रन अगर प्रोजेक्ट है तो उस केस में हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और प्रॉफिट होता है, जैसे नेट प्रॉफिट हुआ ना, तो जैसे मैंने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आया था, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे निकल के आता है ऑपरेटिंग
प्रॉफिट। ठीक है, इससे क्या निकल के आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें क्या डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जबकि तुम लोगों को फाइनल अकाउंट्स में वो अलग से निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, फिर भी जान के रखो, क्योंकि तुम लोग के वहां स्ट्रक्चर में दिखेगा लेकिन करना नहीं पड़ता है, तुम लोग डायरेक्टली नेट प्रॉफिट ही निकालोगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें क्या पता करने में हेल्प करता है, ठीक है, तो ये मेनली हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है। वैसे तो ग्रॉस प्रॉफिट भी डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो लाइट ब्लिंक को चामा दे टकी ওই বাইরেরটা মনে হচ্ছে ওইখানেরটা। হুম। देखो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, पहला है कि वेदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैन बी रिड्यूस्ड। सेकेंड, whether GP can be increased to cover up operating expense। मतलब देखो इसका मतलब ये है कि मान लो मेरा जीपी हुआ है 1 लाख, ठीक है, बट मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो है मान लो 1,20,000, ठीक है, तो मेरा ऑपरेटिंग लॉस हो गया कितने का? 20,000, ठीक है। अब तो मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए? या तो मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को किसी भी तरीके से कम करने का कोशिश करना पड़ेगा, या तो मुझे कोशिश करना पड़ेगा हम अपना जीपी कैसे, अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं वो ऑलरेडी कम है, तो फिर जीपी बढ़ाने का मतलब सेल बढ़ाने का कोशिश करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों पॉइंट मेरे से नहीं हो पा रहा है, 1 और 2 दोनों ही मैंने कोशिश कर लिया, मेरे पास आंसर आ गया नो, मतलब ना तो हम जीपी बढ़ा पाए ना तो हम अपना खर्चा कम कर पाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बंद कर दो बिजनेस, ठीक है, नहीं तो कैसे चलेगा, थोड़ी ना लॉस लेके चल सकते, लेकिन कोशिश किया जा सकता है। अब देखो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग क्या क्या लिखा जा सकता है वो सिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फिर क्या लिख सकते हो? जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को? जीपी को क्या लिख सकते हैं? सेल्स माइनस सीओ जीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? सेल्स माइनस सीओजीएस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तुम लोग बोलोगे सेम चीज ही तो लिख दिया, बस ब्रैकेट ओपन किया है। हाँ देखो उससे कुछ बनेगा, ये देखो सेल्स और ब्रैकेट में अगर हम लिख लेते हैं सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग, ये प्लस हो जाएगा ना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो, ठीक है। अब ये दोनों को क्या बोला जा सकता है एक साथ? सीओजीएस का मतलब क्या हो गया? सीओजीएस का मतलब जो सब खर्चा ट्रेडिंग में लिखा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया? जो सारा खर्चा पीएल में लिखा हुआ है। तो वो दोनों को मिला के एक नाम बोला जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब जब तब बोलोगे नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो देखो वो भी देखो।
नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो नेट प्रॉफिट में लिखते हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो फिर इसमें और भी कुछ होता है? बिल्कुल होता है। माइनस हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऐड हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बोलो, लिखवाया जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लो। ठीक है, नॉन, अच्छा इनकम बोलो, इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जो बिजनेस का इनकम नहीं है बट इनकम है, तो जिसका जो कोर इनकम है बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल सकते हैं, अगर हम लोग अपने लिए कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट रख रहे हैं तो बोल सकते हैं। तुम लोग ये सोचो कि पीएल के बाई साइड में जो लिखते हो, बोलो कितना कुछ लिखते हो पीएल के बाई साइड। डिस्काउंट रिसिप्ट, बैड डेट, हाँ रिकवरी ऑफ बैड डेट, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कोई रेंट इनकम है। जैसे मान लो मेरा ऑपरेटिंग इनकम क्या है, क्योंकि मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो टीचिंग का है, तो उसी से अब मान लो मेरे पास 2-3 ऐसे जिसको मैंने रेंट पे लगा रखा है मान लो, ठीक है, और उसे मेरा कोई रेंट आ रहा है, तो वो मेरा क्या इनकम हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, मान लो मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया, वहां से मुझे कोई तो वो नॉन, इसीलिए तो वो सब बाई साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी का फर्नीचर का काम है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने फर्नीचर तो बेचा ही है, साथ में मान लो कोई बॉन्ड खरीद लिया, जैसे शेयर खरीद सकते हो, बॉन्ड खरीद लिया, तो फिर उसमें उसका इनकम हुआ। ठीक है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी बेच दिया, बेच के आ गया, तो वो सब पैसा क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग में जैसे किसी को, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैंने लोन दे दिया, तो मुझे इंटरेस्ट का अर्निंग हो रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि रेंट रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, मेरे को मेरे क्रेडिटर ने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो ये सब रिसिप्ट आइटम। ठीक है, इनकम है ना, तो ये सब रिसिप्ट आइटम, तो ये सब मेरा क्या हो जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो समझ में आ रहा है? नेट प्रॉफिट जब निकालते हो तुम लोग सोच ही सकते हो ना, तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में फर्क क्या है? फर्क तो है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग का सारा खर्चा जो टू साइड में लिख रहे हो, और पीएल का सारा खर्चा जो टू साइड में लिख रहे हो, उसको जब सेल से माइनस कर रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन उसमें हम लोग कौन सा खर्चा ले रहे हैं? सेलिंग एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट नॉन ऑपरेटिंग तो नहीं ले रहे हैं ना। तो नॉन ऑपरेटिंग में क्या आता है? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि बिजनेस बंद हो जाए तो भी हमें देना पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी लिखा है, यहाँ पर एक बार लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस ऑफ एसेट, यहाँ पर लिख देते लॉस बाय फायर। कभी कभी ऐसा भी रहता है ना कि आग लग के चीज बर्बाद हो गया, तो उसका लॉस दिखाते, तो वो सब क्या है? नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो ये सब भी जब एडजस्ट हो जाएगा किसके साथ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ, तो जो निकल के आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। समझ में आया? नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग। लेकिन हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल के इस लेवल पे तुम लोग को नॉर्मली निकालना नहीं पड़ता है, ये टी शेप वाले में नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन जब फाइनेंशियल एनालिसिस होता है तब ये सब बात पता होना चाहिए, तब जाके कैश फ्लो, फंड फ्लो ये सब कर पाओगे। कैश फ्लो तो तुम लोग किए होगे, इसमें क्या बोलते हैं 11 में कि 12 में किए हो? फंड फ्लो नहीं होता है? फंड फ्लो है तुम्हारा? हाँ, रेशियो एनालिसिस होता है। ठीक है, तो वो सब जगह पे रेशियो एनालिसिस में नहीं आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का तो नहीं आता है। तो वो सब ये मेन यही है, इसी से, क्योंकि वो सब एनालिसिस है, जब तक ये नहीं सीखोगे एनालिसिस नहीं समझ में आता है। ठीक है, अच्छा अब नेट प्रॉफिट फिर हम लोग को क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है? हाँ, मतलब जैसे देखो जीपी देख के ये समझ में आता है कि बिजनेस मतलब प्रोडक्ट बेच के या सर्विस बेच के प्रॉफिट है कि लॉस, बस इतना ही समझ में आता है। ठीक है, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे क्या समझ में आता है? हाँ मतलब हम लोगों को
अगर ये दो ना हो जाता है तो फिर बिजनेस बंद करना चाहिए या बिजनेस ओपन रखना चाहिए। तो उस तरीके से हम पूछ रहे हैं कि नेट प्रॉफिट से क्या पता चलता है। ओवरऑल नहीं पता चलता नेट प्रॉफिट से, क्योंकि ओवरऑल एंड वाला प्रॉफिट तो यही हुआ, तो कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा ना। तो नेट प्रॉफिट से क्या पता चलता है, लिख लो यहाँ पर। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नेट पिक्चर ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। किसी एक साल में क्या पिक्चर है मेरे बिजनेस का, ठीक है। फिर इसी में ऐड ऑन करो, बिजनेसमैन नेवर टेक्स द डिसीजन टू कंटिन्यू और शट डाउन द बिजनेस on the basis of on the basis of net profit। नेट प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, सोचो थोड़ा। ये जो दो पॉइंट है ना, इसी के वजह से বলছি যে নেট প্রফিটের উপর ডিসিশন নিয়ে বলছে বিজনেস বন্ধ করবো না চালু রাখবো, এটা কখনোই করা উচিত। ওইটাই লিখলাম আমরা, এখন যেটা লিখলাম না ওটা লিখেছি কেন। देखो उसका आंसर ये तो ठीक 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 जैसे देखो ये यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये देखो ठीक है। मतलब ऐसा जैसे कि मान लो हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ किसी एक साल में 10 लाख, ठीक है। और मेरा लॉस बाय फायर हो गया। लॉस बाय फायर मेरा क्या आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और मेरा आग लगे 15 लाख का बर्बादी हो गया। तो हम बोल रहे हैं मेरा 5 लाख का क्या है, नेट लॉस। अब हम बिजनेस बंद कर देते हैं, क्या ये सही होगा? थोड़ी ना हर बार आग लगेगा। इस साल लॉस है, हो सकता है इसका इम्पैक्ट अगले 2-3 साल तक कुछ चले, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बिजनेस बंद कर देना। हाँ, अगर बहुत खराब कंडीशन है, कुछ नहीं कर सकते, वो बात अलग है, लेकिन वो तो बहुत खराब कंडीशन होता है तब। लेकिन इस तरीके का चीजों को कंसिडर करके हम लोग ये डिसीजन नहीं ले सकते कि बिजनेस बंद करें या चालू रखें। अब क्योंकि नेट प्रॉफिट में इस तरीके के आइटम का इम्पैक्ट आता है, तो फिर हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे। अब देखो मेरा बिजनेस इनकम कुछ नहीं है, मेरा जो भी इनकम हो रहा है नॉन ऑपरेटिंग, मान लो एसेट से इनकम आ रहा है, मेरा शेयर से इनकम आ रहा है, इधर बिजनेस का कोई इनकम नहीं है, नेट प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखे जा रहा है। तो उससे बिजनेस चलाने का क्या लिंक है बोलो, तब तो बिजनेस चलाना नहीं चाहिए। अच्छा नेट प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, नॉन ऑपरेटिंग या ऑपरेटिंग? जब ऑपरेटिंग से नहीं आ रहा है तो फिर बिजनेस का प्रॉफिट किस बात का, ठीक है। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके कभी भी बिजनेस बंद रखना है या चालू रखना है डिसीजन नहीं ले सकते। दो चीज पे ले सकते, या तो ग्रॉस प्रॉफिट पे। हाँ, अब दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ग्रॉस प्रॉफिट हमें बताएगा कि प्योरली सेल करके हमें क्या मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ये भी बताएगा कि सेल के अलावा बाकी सारे जो खर्चे हैं वो क्या हम लोग पे ऑफ कर पा रहे हैं हमारे जीपी से। अगर कर पा रहे हैं तो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, नहीं कर पा रहे तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे, अदरवाइज सेल बढ़ाने का कोशिश करेंगे, खर्चा कम करने का कोशिश करेंगे। यही चीज हम लोगों ने सिंपल लिखा है, ठीक है। तो बोलो यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब देखो इसका मतलब नेट प्रॉफिट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीपी माइनस, अगर एकदम ऐसे लिखे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब एकदम स्टार्टिंग के हिसाब से जाके लिखे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि देखो नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो, इधर बाई जीपी करते हो, ठीक है, बाई इधर क्या करते हो, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। इधर जो भी इनकम लिखते हो वो सब क्या है, नॉन ऑपरेटिंग। अगर ऑपरेटिंग होता तो कहाँ लिखते, ट्रेडिंग में, ठीक है। इसीलिए तो जीपी नॉन ऑपरेटिंग, इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को
माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। वही चीज मैंने यहाँ पर ऐसे करके लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, नेट प्रॉफिट, फिर इसमें लिखो जीपी। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। लिखा ना एकदम स्टार्टिंग में, याद करो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, और ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, फिर लिखेंगे जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नेट प्रॉफिट इक्वल टू, अब जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सोचो दिमाग चलाओ, जीपी मतलब ट्रेडिंग बन चुका है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस को चलाने का जो भी खर्चा है, जिसमें सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब वही वाला घूम फिर के आ गया, बस वो स्टेप वाइज समझाना था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इतना कुछ किया तो ये क्वेश्चन ही लास्ट कर पाएंगे आज तो। ओपनिंग स्टॉक 30,000, परचेज 1 लाख, ये सब रुपीज है, ठीक है, हम और रुपीज उतना नहीं लिख रहे हैं, सब रुपीज में। परचेज 1 लाख, पावर 5,000, सैलरी 3,000, रेंट 8,000, डेप्रिसिएशन 2,000, वेजेस 10,000, कैरेज इनवर्ड 5,000, कैरेज इनवर्ड 5,000, सेल्स 2,50,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, रेंट रिसिप्ट 6,000, इंटरेस्ट रिसिप्ट 3,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000। फाइंड आउट, फाइंड बोल के सिर्फ लिख दिया, जीपी, एनपी, जीपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहां लिख देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जीपी निकालो, सेकेंड पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, थर्ड पॉइंट नेट प्रॉफिट निकालो, और प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल, फिर उसके बाद टी शर्ट में वो भी बना लेंगे, वो तो बन ही जाएगा। ऐसे लिख के करने का कोशिश करो, ये स्टेटमेंट टाइप में। तो ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट। হ্যাঁ, 1,10,000 আছে।
ग्रॉस प्रॉफिट आया है सबका? नेट प्रॉफिट 96,000। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। तो सेल्स माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये चीज लिखने से ही बन जाएगा, ठीक है। अब सेल कितना है? ডেপ্রিসিয়েশন কিসের উপর যখন বলেনি তাহলে অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এবার অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হলে ऑपरेटिंग, क्योंकि जब ट्रेडिंग बन रहा है तो मैन्युफैक्चरर तो है नहीं, फैक्ट्री का तो कोई एसेट होगा नहीं, ठीक है। तो एसेट कहाँ पर होगा? ऑफिस में, तो उसी का। तो ओपनिंग स्टॉक है 30,000, परचेज 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक है 30,000, परचेज है 1 लाख, ठीक है। अच्छा, अब बाकी आगे का देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है। पावर, क्या ये डायरेक्ट में जाएगा? अभी सिखाया था, जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो फिर हम लोग का इधर सैलरी नहीं जाएगा, रेंट नहीं जाएगा, पावर जाएगा 5,000, वो लिख लेते। पावर आज स्टार्टिंग में ही बताया ना, पावर का 5,000। अच्छा, फिर ये कंप्लीट हो गया। डेप्रिसिएशन ये इनडायरेक्ट होता है। वेजेस आएगा 10,000, कैरेज इनवर्ट 10,000, 5,000, और सेल्स है 2,50,000। 10,000, 5,000, 10,000, 5,000, सेल्स है 2 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक है, देखो यहाँ सेल्स इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ट्रेडिंग का नहीं है ना, हम लोग तो जीपी निकाल रहे, रेंट रिसिप्ट नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, बस जीपी निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 2,50,000 माइनस 10,10 कैंसिल, इधर से 5 5 10,000, 1,40,000। हाँ, तो फिर कितना आ जाएगा? 1,10,000, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सेकेंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जीपी कितना है? 1,10,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने में? बिजनेस ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो सैलरी आएगा, रेंट आएगा 3,000, 8,000, डेप्रिसिएशन आएगा 3,000, 8,000, 2,000, 3,000, 8,000 और 2,000। और कुछ था? और शायद कुछ नहीं था। वेजेस नहीं आएगा, मतलब वो तो ऑलरेडी चला गया। कैरेज इनवर्ट, सेल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब होता है नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग रेंट रिसिप्ट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट,
रिसीट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, तो बस ये 3 आइटम ही आ जाएगा। तो फिर ये हो गया मेरा 13,000 लेस करो 97,000। अब निकालेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो 97,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में है शायद इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000, और ये दो मिला के है इनकम 6,000 और 3,000 9,000। ठीक है, तो 10,000 लेस हो जाएगा और 9,000 ऐड हो जाएगा, तो 1,000 मतलब 96,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट। अब टी शर्ट में इसको बनाएंगे, टी शर्ट में बना के हम लोग टी शर्ट में बना ट्रेडिंग मतलब लेजर बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड टू ओपनिंग स्टॉक कितना 30,000 टू परचेस 1 lakh टू पावर, पावर भी इधर ही आएगा 5,000 वेजेस 10,000 टू कैरेज इनवर्ट, ऐसे लिखती हूँ 5,000 बाई सेल्स 2,50,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक 10,000। तो टोटल हो गया 260 जीपी 1,10,000। ये सब पहले से कैलकुलेट है तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां से बाई जीपी 1,10,000, हाँ बाई रेंट रिसिप्ट 6,000 बाई इंटरेस्ट रिसिप्ट 3,000, इधर हो जाएगा टू सैलरी टू रेंट टू डेप्रिसिएशन तो अच्छा टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कितना 3,8,2,000 10,000। ठीक है, और टू नेट प्रॉफिट इसको लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है, इसमें CD BD ये सब लिखा जाता है। ये कितना होगा 96,000, टोटल 1,19,000 आ रहा है 1,90,000। अब इसमें इसको क्यों किया, इसको करने का रीजन कुछ नहीं, बस इतना है कि ये सेल्स को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ऑपरेटिंग इनकम। ये कैसा इनकम है, ऑपरेटिंग, जो मेन बिजनेस का इनकम है। और ये जो है इसको क्या बोलोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, अच्छा, और यहाँ ये जो टू ओपनिंग स्टॉक यहां से लेके अगर हम लोग कवर करते हैं कैरेज इनवर्ड इंक्लूडिंग दिस वन, ये सब मिला के क्या होता है COGS, ये सब मिला के आता है COGS। ठीक है, तो देखो COGS से ऑपरेटिंग इनकम लेस करते हो तो ही हमारे पास क्या आता है जीपी। ठीक है, ये जीपी आ गया। अच्छा, अब ये देखो ये मेरा सैलरी रेंट और डिप्रिशिएशन है, ये क्या है, हाँ ये है मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन ये क्या है, ये अलग चीज हो गया, ये हो गया नॉन, इधर लिख सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग, तो देखो
जीपी से जब हम लोग नॉन ऑपरेटिंग इनकम जीपी में ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी लेस करते हैं, तो जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये मेन जो है ओवरव्यू बोल सकते हो, अभी भी कंप्लीट नहीं भाई, जैसे कि मैंने बोला शायद और एक क्लास लगेगा ये हमें और भी थोड़ा सा डिटेल्स में बाकी चीजों को समझने के लिए, एडजस्टमेंट देखेंगे और कुछ पॉइंट सीखेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।